नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल अध्ययन में आपका स्वागत है। किताब के लेखक ने अंग्रेजी में लिखा है। हर भाषा की अपनी मिठास होती है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में ये रूपांतरण आपको धाराप्रवाह हिंदी भाषा नहीं देगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलती के लिए क्षमा करें। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। 8वीं शिक्षा, शुरू करना। अगर मैं ये कह सकूं कि धन अर्जित करना मेरे लिए आसान था, तो ये गलत होगा। तो मैं कैसे शुरू करूं? इस प्रश्न के उत्तर में मैं वे विचार प्रस्तुत करता हूं जिनसे मैं प्रतिदिन गुजरता हूं। बढ़िया खरीदारी और बिक्री ढूंढना वास्तव में सरल है। मैं इसका वादा कर सकता हूं। यह बाइक चलाने जैसा है। कुछ देर तक अव्यवस्थित ढंग से दौड़ने की कोशिश के बाद मामला संभल जाता है। हालांकि पैसे के मामले में उस लंबे को प्रबंधित करने का दृढ़ प्रयास पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रयास है। जीवन में एक भी सुनहरा अवसर खोजने के लिए असाधारण वित्तीय प्रतिभा की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। समस्या यह है कि जब तक वह वित्तीय प्रतिभा जागृत नहीं होती, हमें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि यह अव्यक्त है। हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें व्यापार सीखने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। हालांकि इसने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे के साथ कड़ी मेहनत कैसे करें। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता करना बंद करना सिखाया, क्योंकि जब हमारा कामकाजी जीवन खत्म हो जाएगा तो कंपनी या सरकार हमारी देखभाल करेगी। वास्तव में हमारे बच्चे, जिन्होंने एक ही स्कूल पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त की है, को अंत में इसका खर्च उठाना होगा। कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ और उसे खर्च करो, और यदि आपके पास पैसा कम पड़े तो लोगों से पैसा उधार लो। ये सलाह अभी भी दी जाती है। दुर्भाग्य से पश्चिमी दुनिया के 90% लोग अभी भी इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पैसे के लिए काम ढूंढना और काम करना अपेक्षाकृत आसान है। यदि आप इन लोगों में से नहीं हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप नीचे दिए गए 10 चरणों का पालन करें जो आपकी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करेंगे। मैंने स्वयं आपके चरणों का अनुसरण किया है। यदि आप इनमें से कुछ का ही अनुसरण कर सके तो बहुत बढ़िया। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपनी कार्रवाई का तरीका स्वयं चुनें। मुझे यकीन है कि आपके पास अपनी सूची बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रतिभा है। जब मैं पेरू में था, मैंने एक 45 वर्षीय सोना खोजकर्ता से पूछा, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि आपको सोना मिल जाएगा? उसने उत्तर दिया, चारों ओर सोना है। अधिकांश लोगों को यह देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं एक दिन में 4 या 5 बड़ी संभावित बिक्री कहानियां लेकर आ सकता हूं, जहां औसत व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। उसी पड़ोस में खोजने से भी असफलता मिलेगी, क्योंकि उन्होंने वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं यहाँ आपकी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को जगाने के लिए हूँ। मैं 10 चरणों का प्रस्ताव करता हूँ। इस शक्ति पर केवल आपका ही नियंत्रण है, किसी और का नहीं। 1. मैं वास्तविकता से भी बड़ा एक कारण चाहता हूँ, जीवंतता। यदि आप अधिकांश लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वे कहेंगे हाँ। लेकिन फिर उन्हें हकीकत नजर आती है, रास्ता लंबा और ऊंचा है। केवल पैसों के लिए काम करना और अधिशेष को दलाल को सौंप देना आसान लगता है। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसका सपना अमेरिकी ओलंपिक टीम के लिए तैरना था। दरअसल स्कूल जाने से पहले उन्हें सुबह 4 बजे उठकर 3 घंटे तक तैरना पड़ता था। शनिवार की रात वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर सका। उसे बाकी लोगों की तरह पढ़ाई करनी थी और अच्छे अंक लाने की कोशिश करनी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सी चीज़ उन्हें इस अलौकिक महत्वाकांक्षा और बलिदान की ओर ले जा रही है, तो उन्होंने बस जवाब दिया, मैं इसे अपने लिए करता हूँ और उन लोगों के लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। ये प्यार ही है जो मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों से उबरने में मदद करता है। एक कारण या लक्ष्य हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते से मिलकर बने हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूं, तो मैं विनम्रतापूर्वक उन्हें बताता हूं, ये गहरी भावनात्मक चाह और नहीं चाहिए का मिश्रण है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। सबसे पहले, क्या न करें, क्योंकि उन्होंने चाह पैदा की है। मैं जीवन भर काम नहीं करना चाहता था, जिसके लिए माता पिता तरसते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, जैसे नौकरी की सुरक्षा और मुफ्तवाल में एक घर। मैं कर्मचारी नहीं बनना चाहता था। मेरे पिता कभी भी मेरा फुटबॉल मैच नहीं देखते थे क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त रहते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मेरे पिता जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद मर गए, तो सरकार ने उनकी मेहनत की कमाई का बहुत सारा पैसा ले लिया। मुझे उससे भी नफरत थी। इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन वह किसी वारिस को नहीं दे सकता था। लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और इसे अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं अनुरोधों की। मैं दुनिया की यात्रा करने और अपनी पसंदीदा जीवनशैली जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ।
मैं इसे कम उम्र में करना चाहता हूँ। सीधे शब्दों में कहें तो मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन और अन्ना के समय पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं पैसे को अपने लिए काम में लगाना चाहता हूँ। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। तुम्हारे क्या हैं? यदि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आपके सामने वास्तविकता आपके कारण से अधिक बड़ी हो सकती है। मैंने पैसा खो दिया है और मुझे कई बार घाटा हुआ है। लेकिन ये गहरे भावनात्मक कारण मुझे बार बार आगे बढ़ने पर मजबूर करते रहे। मैं 40 की उम्र में आज़ाद था, लेकिन आज़ाद होने में मुझे 47 साल लग गए और इसके साथ ही मुझे बहुत सारे सीखने के अनुभव भी मिले। जैसा मैंने कहा, काश मैं कह पाता कि यह आसान था। लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये कठिन नहीं था। लेकिन बिना किसी ठोस कारण या उद्देश्य के जीवन में कुछ भी कठिन लगता है। यदि आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है, तो आगे बढ़ना व्यर्थ है। ऐसा लग सकता है कि यह बहुत काम है। 2. मैं हर दिन चुनता हूँ नामांकित करने की शक्ति। आज़ाद देश में रहने का यही मुख्य कारण है। मैं नामांकन करने की शक्ति चाहता हूँ। वित्तीय रूप से हाथ में प्रत्येक डॉलर के साथ हम चुनाव की शक्ति हासिल करते हैं, जिसका अर्थ है कि भविष्य में हम अमीर होंगे, गरीब होंगे या मध्यम वर्ग होंगे। इसे ढूंढने की आदत डालें। हमारी खर्च करने की आदतें हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। गरीब लोगों में स्वाभाविक रूप से कम खर्च करने की आदत होती है। जब मैं बच्चा था, मुझे एक फ़ायदा था, मुझे मोनोपोली खेलना पसंद था। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने एक वयस्क के रूप में ये खेल खेला। मेरे एक अमीर पिता थे जो मुझे सिखाना चाहते थे कि वास्तविक धन कैसे जमा किया जाए। मेरे प्रिय मित्र माइक को भी संपत्ति की एक सूची दी गई थी, लेकिन उसे इसे कैसे रखना है ये सीखने का एक तरीका चुनना था। कई संपन्न परिवार अगली पीढ़ी को अच्छा प्रबंधन प्रशिक्षण नहीं देते हैं। अधिकांश लोग अमीर न बनना चुनते हैं। 90% आबादी के लिए अमीर बनना बहुत परेशानी है। तो उन्हें पता चलता है, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, या चिंता मत करो, मैं अभी भी जवान हूं, या जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं भविष्य के बारे में सोचूंगा, या मेरा जीवनसाथी हमारा वित्त संभालता है। इन वाक्यों के साथ समस्या यह है कि जो लोग इस तरह से सोचना चुनते हैं वे दो चीज़ों से चूक रहे हैं। पहला, आपके बहुमूल्य संसाधन, समय और सीखने के अवसर। अर्थ कभी भी न सीखने का बहाना नहीं होना चाहिए। हर दिन हमें यह निर्णय लेना होता है कि अपने समय और धन का उपयोग कैसे करना है, क्या सीखना है। यही पसंद की शक्ति है। हम सभी के पास चुनने या नामांकित करने का अवसर है। मैंने अमीर बनना चुना। ये निर्णय प्रतिदिन करें। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास एकमात्र वास्तविक संपत्ति आपकी बुद्धि है। ये सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने नामांकन करने की शक्ति के बारे में कहा था, उम्र बढ़ने के साथ हम सभी को नामांकन करने का अधिकार मिल जाता है। अपनी सारा दिन टीवी देखें या गोल्फ पत्रिका पढ़ें या पॉटरी क्लास लें या वित्तीय नियोजन क्लास लें, आप स्वयं चुनें। अधिकांश लोग केवल निवेश करते हैं, निवेश के बारे में सीखने के लिए निवेश नहीं करते। मेरी एक अमीर दोस्त के घर से एक बार संपत्ति चोरी हो गई थी। चोर उनका टीवी, वीसीआर चोरी कर ले गए लिया, लेकिन उन्होंने वो किताबें छोड़ दी जो वो पढ़ते थे। तो हम सभी नामांकन कर सकते हैं। फिर 90% लोग टीवी खरीदते हैं और केवल 10% लोग व्यावसायिक पुस्तकें या निवेश रिकॉर्ड खरीदते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं मीटिंग में जाता हूं। मैं चाहूंगा कि यह बैठक कम से कम 2 दिन चले, क्योंकि मुझे उस विषय पर ध्यान देना पसंद है। 1973 में मैंने टीवी पर एक सज्जन को 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन करते देखा। विषय था कि बिना कुछ चुकाए अचल संपत्ति कैसे खरीदी जाए। मैंने $385 के उस कोर्स से कम $2 मिलियन कमाए, शायद इससे भी अधिक। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मुझे तलाशने का एक नया रास्ता दिया। उस एक कोर्स में भाग लेने से मुझे जीवन भर काम करने से मुक्ति मिल गई। हर साल मैं कम से कम 2 ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ। मुझे ऑडियो टेप बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं जो सुनता हूँ उसकी आसानी से समीक्षा कर सकता हूँ। मैंने पीटर लिंच का एक टेप सुना। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं पूरी तरह असहमत हूँ, लेकिन अहंकारी आलोचक बनने के बजाय मैंने बस रिवाइंड बटन दबा दिया। मैंने टेप के उस 5 मिनट के हिस्से को कम से कम 20 बार सुना, शायद अधिक बार, लेकिन खुले दिमाग से सुनना और यह समझना कि वह क्या कह रहा था और उसने ऐसा क्यों कहा, यह मेरे लिए जादू जैसा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास हमारे समय के सबसे महान निवेशकों में से एक का स्पष्ट दृष्टिकोण है। मुझे उनके सीखने और अनुभव के विशाल भंडार से जबरदस्त गहराई और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप, मैं सोचने के पुराने तरीके को जानता हूं जो मैं सोचता था, और मैं जानता हूं कि पीटर उसी समस्या या स्थिति को कैसे देखेगा। मेरे पास एक के बजाय 2 विचार हैं, यानी किसी मुद्दे या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के कई तरीके हैं, और यह अमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूं, इस मामले में पीटर लिंच, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस क्या करेंगे।
उनकी महान मानसिक शक्तियों को साकार करने का केवल एक ही तरीका था, और वह है विनम्रतापूर्वक उनकी बात सुनना। अहंकारी या आलोचनात्मक लोगों में अक्सर आत्मसम्मान कम होता है और वे जोखिम लेने से डरते हैं। यदि आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आपने जो सीखा है उसे पूरी तरह से समझने के लिए कुछ गलतियां करना सामान्य बात है। यदि आपने यहाँ तक पढ़ा है तो अहंकार आपकी समस्या नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी टेप पढ़ते या खरीदते हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? वे दुनिया का केंद्र हैं। अक्सर बांग्ला बोलने वाले लोग। ऐसे बहुत से स्मार्ट लोग हैं जो तब बहस करते हैं या अपना बचाव करते हैं जब नए विचार उनकी अपनी सोच से टकराते हैं। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमत्ता अहंकार के साथ संयुक्त अज्ञानता के बराबर है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं, या वे मानते हैं कि वे स्मार्ट हैं लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग तस्वीर दिखाती है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है क्योंकि नए विचार पहले से संग्रहित विचारों में नवीन परिवर्धन कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। यदि यह सत्य न होता तो भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह न दिया होता। अधिकांश लोग अपने मुंह से सोचते हैं, नए विचारों और संभावनाओं को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। वे प्रश्न पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपने वित्त के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता हूँ। मैं जल्दी अमीर बनने की मानसिकता में विश्वास नहीं करता, जैसा कि अधिकांश लॉटरी खिलाड़ी और कैसीनो जुआरी करते हैं। मेरा स्टॉक कम या ज़्यादा है, लेकिन मैं शिक्षा के विकास में विश्वास करते हुए बहुत कुछ सीखना जारी रखता हूँ। अगर आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले हवाई जहाज उड़ाना सीखें। मैं उन लोगों पर आश्चर्यचकित हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं लेकिन कभी भी अपनी बेशकीमती संपत्ति को दिमाग में निवेश नहीं करते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने 1 या 2 घर खरीदे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रियल एस्टेट में विशेषज्ञ बन गए हैं। 3. मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले, मैं वित्तीय विवरण देखकर अपने दोस्त नहीं चुनता। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो हर साल लाखों डॉलर कमाते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, मैं उन सभी से सीखता हूं और सचेत रूप से उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। ये स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं कि ऐसे कई लोग हैं जिनका साथ मैं पैसों के लिए चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। मैं उनकी बुद्धिमत्ता की तलाश में था। कुछ मामलों में ये पैसे वाले लोग मेरे प्रिय मित्र बन गए हैं, लेकिन सभी नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक अंतर दिखाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं। मैं दीनगी हाँकने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसके बारे में उत्सुक हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे सीखते हैं। लेकिन मैं जिन दोस्तों को जानता हूँ वे गंभीर वित्तीय संकट में हैं। वे पैसे, निवेश या व्यवसाय के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं अपने उन दोस्तों से भी सीखता हूं जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें मैं समझता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में $1 अरब से अधिक कमाया है। उनमें से 3 ने समान भावना व्यक्त की। उनके बेचारे दोस्तों ने कभी आकर यह नहीं पूछा कि उन्होंने ये कैसे किया। वे आमतौर पर या तो ऋण या नौकरी या दोनों के लिए आते हैं। चेतावनी, गरीबों या डरपोकों की बात न सुनें। मेरे बहुत शर्मीले दोस्त हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वे छोटे मुर्गे की तरह हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उन पर आसमान गिर जाता है। वे हमें हमेशा समझाएंगे कि कुछ सफल नहीं होगा। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जो लोग आंख मूंद कर निराशावादी जानकारी स्वीकार कर लेते हैं वे भी छोटे मुर्गियां हैं। जैसा कि एक कहावत है, जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही सोचते हैं। यदि आप निवेश संबंधी जानकारी देने वाले सोने की खान CNBC टेलीविजन चैनल देखते हैं तो आप देखेंगे कि वे अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों के एक समूह को पेश करते हैं। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार टूटने वाला है और अन्य लोग कहेंगे कि बाजार में तेजी आएगी। यदि आप होशियार हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि दोनों कथन उचित हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश गरीब लोग छोटी मुर्गी की बात सुनते हैं। इसके अलावा मेरे कई करीबी दोस्त भी हैं जो मुझे कोई खास डील या निवेश करने से रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे एक दोस्त ने कुछ साल पहले कहा था, वह बहुत उत्साहित था क्योंकि उन्हें अपनी बचत पर 6% ब्याज का सर्टिफिकेट मिल गया है। मैंने कहा, मुझे राज्य सरकार से 16% ब्याज मिलता है। अगले दिन उसने मुझे एक निबंध भेजा जिसमें यह समझाने की कोशिश की गई कि मेरा निवेश कितना भयानक था, लेकिन मुझे कई सालों से 16% ब्याज मिल रहा है और उसे केवल 6% ही मिल रहा है। मैं कहूँगा कि पैसे बचाने के बारे में सबसे कठिन काम खुद के प्रति ईमानदार होना और दूसरे क्या कह रहे हैं उससे स्वतंत्र होकर सोचना है, क्योंकि आमतौर पर आम लोग सबसे देर से पहुँचते हैं और इसलिए वे बलि के जानवर हैं। यदि पहले पन्ने पर कोई बड़ी खबर है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। नया व्यवसाय ढूंढने की ज़रूरत है। जब हम तैर रहे थे तो हम कहते थे, एक और लहर होगी। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और लहर के पास देर से पहुँचते हैं वे आमतौर पर नष्ट हो जाते हैं।
स्मार्ट निवेशक बाजार के बारे में समय नहीं जानते। यदि एक लहर छूट जाती है तो वे अगली लहर के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। लेकिन अधिकांश निवेशकों के लिए यह मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें लोकप्रिय नहीं हैं उन्हें खरीदना खतरनाक है। भयभीत निवेशक भीड़ों के झुंड की तरह भागते हैं। विवेकपूर्ण निवेशक अपने लाभ का कुछ हिस्सा लेकर चले जाते हैं, और ये जो साधारण निवेशक आकर्षित होते हैं वे वहीं फंस कर रह जाते हैं। विवेकपूर्ण निवेशक किसी विशेष निवेश को लोकप्रिय होने से पहले ही खरीद लेता है। वे जानते हैं कि जब वे खरीदते हैं तो उन्हें लाभ होता है, न कि जब वे बेचते हैं। वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वे बाजार का समय निर्धारित नहीं करते। तैराकों की तरह ही वे खुद को अगली लहर के लिए तैयार करते हैं। ये सब साइडर ट्रेडिंग है। साइडर ट्रेडिंग के ऐसे उपाय भी हैं जो कानूनी हैं, लेकिन किसी भी तरह से यह साइडर ट्रेडिंग है। ध्यान देने योग्य एकमात्र बात यह है कि आप अंदर से कितने दूर हैं। अमीरों से दोस्ती करने का एक कारण यह है कि उनके पास अंदरूनी जानकारी होती है और यहीं से धन का निर्माण होता है। ये डेटा पर आधारित है। आप जानना चाहते हैं कि अगला उतार चढ़ाव वाला बाजार कब टूटेगा। बाजार में गिरावट से पहले अंदर आएं और बाहर निकल जाएं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे अवैध रूप से करें, लेकिन जितनी जल्दी आप जान लेंगे उतना अधिक जोखिम होगा। इसीलिए मित्रों की आवश्यकता होती है और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता की पहचान है। एक सूत्र में महारत हासिल करें, फिर एक नया सीखें। जल्दी सीखने की क्षमता। प्रत्येक रसोइया रोटी बनाने के लिए एक विधि अपनाता है। जब पैसा कमाने की बात आती है तो यही बात सच है। इसीलिए पैसे को कभी कभी आटा या दो भी कहा जाता है। कहते हैं आप जैसा खाओगे वैसा ही बन जाओगे। मैं इसी उद्धरण को थोड़े अलग ढंग से कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आप जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जो पढ़ते हैं और सीखते हैं उसके बारे में सावधान रहें, क्योंकि आपका मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि आप जो भी अपने दिमाग में डालेंगे वही घटित होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना बनाना सीखते हैं तो आप में खाना पकाने की प्रवृत्ति विकसित होगी। आप एक कुशल रसोइया बन जाएंगे। और यदि आप रसोइया नहीं बनना चाहते तो आपको कुछ और अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे स्कूल के शिक्षक, पढ़ाने के लिए अध्ययन करने के बाद आप आमतौर पर शिक्षक बन जाएंगे। ये जारी है। अपना विषय सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो आमतौर पर हर किसी का मूल सूत्र वही होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह है पैसे के लिए काम। इस दुनिया में जो फॉर्मूला सबसे स्पष्ट है वह यह है कि लाखों लोग हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं, चेकबुक में बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और काम पर वापस चले जाते हैं। यह मूल सूत्र है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे ऊब गए हैं या थक गए हैं, या यदि आप पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आपको पैसा कमाने का फॉर्मूला बदलने की ज़रूरत है। कई साल पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने रियल एस्टेट फौजदारी कैसे खरीदें विषय पर एक सप्ताहांत कक्षा में भाग लिया था। मैंने एक सूत्र सीखा। अगला कदम जो मैंने सीखा था उसे अभ्यास में लाने का प्रयास करना था। अधिकांश लोग यहीं रुकते हैं। 3 साल तक जब मैं ज़ेरॉक्स के साथ काम कर रहा था तो मैंने अपना खाली समय फौजदारी खरीदारी में महारत हासिल करने में बिताया। मैंने इस फॉर्मूले का उपयोग करके कई मिलियन डॉलर कमाए हैं। अब ये धीमा हो गया है और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए जब मैंने उस सूत्र में महारत हासिल कर ली तो मैंने अन्य सूत्रों की तलाश शुरू कर दी। हो सकता है कि मैंने कई कक्षाओं में जो सीखा है उसे सीधे तौर पर लागू न किया हो, लेकिन मैंने हमेशा कुछ नया सीखा है। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए डिज़ाइन की गई कक्षाओं में भाग लिया, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कक्षाओं में भाग लिया और अराजकता विशेषज्ञों के लिए भी कक्षाओं में भाग लिया। मैंने अपने क्षेत्र से बाहर परमाणु भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिकों की बैठकों में भी भाग लिया है। इसलिए मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने मेरे रियल एस्टेट निवेश को अधिक सार्थक और लाभदायक बना दिया। अधिकांश जूनियर कॉलेज और सामुदायिक कॉलेज वित्तीय नियोजन और निवेश पर कक्षाएं प्रदान करते हैं। शुरुआती स्तर पर वे काफ़ी अच्छे हैं। मैं हमेशा एक तेज़ फॉर्मूले की तलाश में रहता हूं। लगभग नियमित रूप से मैं एक दिन में इतना कमा लेता हूं जितना कई लोग जीवन भर में नहीं कमा पाते। एक और पार्श्व टिप्पणी, आज की तेजी से बदलती दुनिया में आप जो जानते हैं वह अब मूल्यवान नहीं रह गया है, क्योंकि अक्सर आप जो जानते हैं वह पुराना हो चुका होता है। जो कौशल आप जल्दी सीख सकते हैं वे अमूल्य हैं। यदि आप बहुत कुछ कमाना चाहते हैं तो करें का संग्रह करें, तेज़ फॉर्मूला खोजें, रास्ता खोजें, ये शक्ति अनंत है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुरानी पाषाणकालीन सोच है। 5. पहले स्वयं को पुरस्कृत करें। आत्म अनुशासन की शक्ति। यदि आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो अमीर बनने का प्रयास न करें। आप खुद पर नियंत्रण पाने के लिए मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संगठन में शामिल हो सकते हैं। उस स्थिति में निवेश करना, पैसा कमाना और उसे उड़ा देना व्यर्थ है। आत्म अनुशासन की कमी लाखों जीतने के बावजूद अधिकांश लॉटरी विजेताओं को कुछ ही समय में दिवालिया बना देती है।
लोगों में अनुशासन की कमी उन्हें वेतन बढ़ने पर तुरंत कार खरीदने या क्रूज लेने के लिए प्रेरित करती है। ये कहना कठिन है कि 10 चरणों में से कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी अनुमानों में से इस गुणवत्ता में महारत हासिल करना शायद सबसे कठिन है अगर यह आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता है। मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत आत्मा अनुशासन की कमी अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच अंतर का मुख्य कारण है। सीधे शब्दों में कहें तो बेहद कम आत्मसम्मान और कम वित्तीय तनाव वाले लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ, मैंने अपने अमीर पिता से जो सबक सीखा वह है, दुनिया तुम्हें घेर लेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है, इसलिए नहीं कि दूसरे बदमाश हैं, बल्कि यह उस व्यक्ति के नियंत्रण की गंभीर कमी और अमानवीयकरण के कारण है। जिन लोगों में सच्ची सहनशीलता की कमी होती है वे अक्सर आत्मतुष्ट लोगों के शिकार बन जाते हैं। जिन कक्षाओं में मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा उद्यमियों को याद दिलाता हूं कि वे अपने उत्पादों, सेवाओं या उपकरणों पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय प्रबंधन कौशल में सुधार पर ध्यान दें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल हैं। 1. नकदी प्रवाह प्रबंधन। 2. लोगों को प्रबंधित करना और 3. व्यक्तिगत समय प्रबंधन। मैं कहूँगा कि ये 3 प्रबंधन कौशल केवल व्यापारियों पर ही नहीं, बल्कि सभी पर लागू होते हैं। जिस तरह यह एक व्यक्ति या परिवार के सदस्य के रूप में आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, उसमें एक भूमिका निभाता है, उसी तरह ये किसी व्यवसाय, दान, शहर या राष्ट्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से प्रत्येक कौशल स्वनियमन में निपुणता के साथ बढ़ता है। पहले स्वयं भुगतान करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं हल्के में लेता हूँ। पहले खुद को भुगतान करें, जॉर्ज क्लासेन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक उद्धरण है। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन जबकि लाखों लोग इस शक्तिशाली कथन को सहजता से बार बार कहते हैं, बहुत कम लोग इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय साक्षरता आपको संख्याएं पढ़ना सिखाती है और संख्याएं कहानी बनाती हैं। किसी व्यक्ति के आय विवरण और बैलेंस शीट को देखकर मैं आसानी से समझ सकता हूं कि क्या एक व्यक्ति जो जोर शोर से पहले खुद को भुगतान करें की घोषणा करता है, वह वास्तव में जो उपदेश देता है उसका पालन करता है। एक तस्वीर 1000 शब्द से बढ़कर है। तो फिर हम उन लोगों के वित्तीय विवरणों की तुलना करते हैं जो स्वयं भुगतान करते हैं उन लोगों के साथ जो भुगतान नहीं करते हैं। चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कोई अंतर देख सकते हैं। फिर इसके लिए नकदी प्रवाह की समझ की आवश्यकता है, जो कहानी बताएगी। ज़्यादातर लोग संख्याएं देखते हैं लेकिन कहानी नहीं देखते। यदि आप वास्तव में नकदी प्रवाह की शक्ति को समझना शुरू कर रहे हैं, तो आप जल्द ही समझ जाएंगे। अगले पन्ने पर दी गई तस्वीर में क्या खराबी है या 90% लोगों को सामाजिक सुरक्षा जैसी सरकारी सहायता की आवश्यकता क्यों है, जब वे जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद काम करने में सक्षम नहीं हैं। आप क्या देखते हैं? उपरोक्त छवि उस व्यक्ति के काम को दर्शाती है जिसने पहले स्वयं भुगतान करने का निर्णय लिया। हर महीने वे अपने अन्य मासिक खर्चों पर खर्च करने से पहले संपत्ति सूची पर पैसा बचाते हैं। हालांकि लाखों लोगों ने क्लासेन की किताब पढ़ी है और पहले खुद को भुगतान करें वाक्यांश का अर्थ समझते हैं, वास्तव में वे खुद को सबसे बाद में भुगतान करते हैं। मैं उन लोगों की पुकार सुनता हूं जो पूरे दिल से अपने बिलों का भुगतान जल्दी करने में विश्वास करते हैं, जो समय पर अपने बिलों का भुगतान करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गैर जिम्मेदार बनो, बिलों का भुगतान मत करो। मैं बस ये कह रहा हूं कि वही करें जो किताब कहती है, पहले खुद को भुगतान करें। ऊपर दी गई तस्वीर उस काम के सही हिसाब किताब की तस्वीर है, वो नहीं जो बाद में दिखाया जा रहा है। मेरी पत्नी और मेरे पास कई मुनीम, लेखाकार और बैंकर हैं जिन्हें पहले खुद भुगतान करें निर्णय को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई हुई है, क्योंकि ये वित्तीय पेशेवर वास्तव में वही करते हैं जो भीड़ करती है, यानी कि अपने लिए भुगतान करना। वे बाकी सभी को पहले भुगतान करते हैं। मेरे जीवन में ऐसे कई महीने रहे हैं जब किसी भी कारण से नकदी प्रवाह बिलों की तुलना में बहुत कम था, यहाँ तक कि मैंने पहले खुद को भुगतान किया। मेरे मुनीम और मुनीम डर के मारे चिल्ला रहे हैं, वे तुम्हारा पीछा करेंगे, मैं आरएस तुम्हें जेल ले जाएगा, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बर्बाद कर देंगे, वे बिजली काट देंगे। मैंने पहले भी खुद को भुगतान किया है। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि वह बाबुल में रिचर्ड मैन की कहानी है। आत्मसम्मान और ईमानदार सहिष्णुता की शक्ति। बकवास की भाषा में साहस को साहस कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने उन्हें पहले महीने में सिखाया था जब मैंने एक अमीर पिता के साथ काम किया था, ज़्यादातर लोग चारों ओर धकेलने के लिए तैयार थे। एक बिल कलेक्टर कॉल को कॉल करता है, पैसे दें अन्यथा। इसलिए आप पैसे का भुगतान करते हैं और खुद को भुगतान न करें। एक बिक्री क्लर्क कहता है, इसे अपने चार्ज कार्ड पर रखो। आपका रियल एस्टेट एजेंट कहता है, आगे बढ़ो, सरकार आपके घर पर कर छूट की अनुमति दे रही है। पुस्तक वास्तव में इन चीज़ों के बारे में है, धारा के खिलाफ जाने और अमीर होने की हिम्मत के साथ। यहाँ तक कि अगर आप कमज़ोर नहीं हैं, तो पैसे के संदर्भ में बहुत से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप भी गैर जिम्मेदार हो जाते हैं।
मेरे क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य दुबला नहीं है क्योंकि मैं पहले खुद को भुगतान करता हूँ। मैं अपनी आय को न्यूनतम रखता हूँ क्योंकि मैं सरकार को इससे भुगतान नहीं करना चाहता। तो आप में से जो लोग द सीक्रेट्स ऑफ द रिच के वीडियो को देखते थे, जानते हैं कि मेरी आय एक नेवेल संगठन के माध्यम से संपत्ति सूची से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूं, तो सरकार वह पैसा लेती है। यद्यपि मैं सर्वश्रेष्ठ के अंत में बिल का भुगतान करता हूं, मैं आर्थिक रूप से काफ़ी पर्याप्त कठिन वित्तीय स्थितियों को नहीं पढ़ता हूं। खरीदार मेरी पसंद नहीं है। मेरे पास कुछ देयता है जो आबादी का 5% से अधिक है, लेकिन मैं इसके लिए भुगतान नहीं करता। दूसरे मेरी जिम्मेदारी करते हैं, वे किराएदार को बताते हैं। तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का नंबर 1 नियम यह है कि पहले कर्ज में न आएं। हालांकि मैं अपने बिलों में से सबसे अच्छा हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिल रखता हूं। दूसरा, जब मेरा पैसा गिरता है तब भी मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं। जो लोग उधार देते हैं, मैं सरकार को चिल्लाने का मौका भी देता हूँ। मैं इसे प्यार करता हूं अगर वे कठिन शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान करते हैं। वे मुझे और अधिक कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं, पैसे का निवेश करता हूं और उन लोगों को देता हूं जो उन्हें चिल्लाने के लिए उधार देते हैं। मैं आमतौर पर उन्हें समय पर ऋण देता हूं। मेरी पत्नी और मेरे पास क्रेडिट है। हम खरीदार के दबाव से बचत को खर्च नहीं करते हैं या स्टॉक को नहीं तोड़ते हैं। यह आर्थिक रूप से बहुत बुद्धिमान बात नहीं है। तो जवाब है, एक बहुत बड़े ऋण में शामिल न हो जिसे आपको चुकाना होगा। अपनी लागत कम रखें। पहले संपत्ति का निर्माण करें, फिर एक बड़ा घर या एक सुंदर कार खरीदें। चूहे में फंसना बुद्धिमान नहीं है। 2. जब आपका पैसा कम होता है तो दबाव बढ़ने दें। अपनी बचत या निवेश खर्च न करें। अपनी वित्तीय प्रतिभा को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में तनाव का उपयोग करें। ये दबाव आपको बिल कमाने और भुगतान करने का एक नया तरीका दिखाएगा। इस तरह आप अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होंगे और साथ ही आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। इसलिए कई बार जब मैं वित्तीय संकट में था तो मैंने अपनी आय को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क का उपयोग किया, साथ ही साथ अपनी संपत्ति को मजबूती से बचाया। मेरे बुककीपर ने सुरक्षा को कवर करने के लिए चिल्लाया, लेकिन मैंने किले को एक अच्छे सैनिक की तरह बचाया। संपत्ति का किला। गरीब लोगों की प्रकृति भी गरीब है। आम बुरी आदतों में से एक बचत में हाथ देना है। अमीर जानते हैं कि बचत का उपयोग केवल पैसा बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। मुझे पता है कि यह कठिन लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यदि आप अंदर से सख्त नहीं हैं, तो दुनिया हमेशा आपको 4 में से धक्का देगी। यदि आप अच्छा वित्तीय तनाव महसूस नहीं करते हैं, तो एक सूत्र बार बनाएं जो आपके लिए प्रभावी होगा। एक अच्छा उदाहरण लागत को कम करना है। अपना पैसा बैंक में रखें, अपनी उचित आय को अपने मेले से अधिक दें, एक संरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदें और औसत लोगों का पालन करें। लेकिन यह अपने आप को पहले भुगतान करें के नियमों को तोड़ना है। ये नियम आत्म इनकार या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले वेतन से भूखे हैं। यदि आप जीवन का आनंद लेने के लिए अपनी वित्तीय प्रतिभा को जगाते हैं, तो आप जीवन में सभी बेहतरीन चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आप अमीर हो सकते हैं, जीवन की खुशी का बलिदान नहीं किया जाएगा। और वह वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 3. अपने दलालों को मोटा पैसा दें। अच्छी सलाह क्षमताएं। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों ने अपने घर के सामने एक लक्ष्य रखा है ताकि यह कहा जाए, मालिक द्वारा बिक्री के लिए। या मैं टीवी पर बहुत से लोगों को डिस्काउंट ब्रोकर होने का दावा करता हूं। मेरे अमीर पिता ने मुझे विपरीत तरीके से लेना सिखाया। वाह! उनका मानना था कि पेशेवरों ने बड़े पैसे दिए और मैंने इस नीति को अपनाया। आज मेरे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर काफ़ी महंगे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस बात पर जोर दिया कि यदि यह रास्ता लोगों में एक सच्चा पेशेवर विशेषज्ञ है, तो आपको उनकी सेवा में अपनी आय बढ़ानी चाहिए। जितना वे करेंगे, मैं भी धन करूंगा। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। डेटा अनमोल है। एक अच्छे ब्रोकर को आपको जानकारी प्रदान करनी चाहिए और आपको एक साथ शिक्षित करना चाहिए। मेरे पास कई दलाल हैं जो मेरे लिए ऐसा करने को तैयार हैं। उनमें से कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था और मैं अभी भी उनके साथ हूँ। मैं अपने दलालों को जो पैसा देता हूँ, वह मैं जो पैसा बना सकता हूँ, उससे मैं जो पैसा दे सकता हूँ, वह छोटा है। मेरे रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर्स में बहुत कमाई करते समय खुश हूँ, क्योंकि ज़्यादातर समय ये समझा जाता है कि मैं बहुत कमा रहा हूँ। एक अच्छा ब्रोकर भी एक अच्छे ब्रोकर की वृद्धि के साथ मेरा समय बचाता है, जैसा कि मैंने $5 के साथ एक खाली ज़मीन खरीदी और इसे 20,000 से अधिक के साथ बेच दिया ताकि मैं तुरंत अपने छिद्रों को खरीद सकूं। एक ब्रोकर आपकी आंखों और कान में बाजार में काम करता है। वे हर दिन वहां रहते हैं, इसलिए मुझे वहां रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बल्कि गोल्फ खेलता हूं।
इसके अलावा जो लोग अपने घर बेचते हैं वे निश्चित रूप से अपने समय को महत्व नहीं देते हैं। अगर मैं उन्हें अधिक समय कमाने या उनसे प्यार करने के लिए उपयोग कर सकता हूं, तो मैं इसे उनके साथ खर्च कर सकता हूं, तो मैं कुछ पैसे बचाने के लिए उस समय क्यों बर्बाद करूंगा। मेरे दिलचस्प में कितने गरीब और मध्यम लोग रेस्तरां सहायकों से नाखुश हैं, लेकिन 5% से 20% टिप्स देते हैं, जबकि ब्रोकर 3% से 7% का भुगतान करने की शिकायत करता है। वे लोगों को लागत सूची से सुझाव देना पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल होना चाहते हैं जो संपत्ति सूची बढ़ाने में मदद करते हैं। ये वित्तीय बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं है। सभी दलाल समान नहीं हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश दलाल सिर्फ विक्रेता हैं। मैं कहूँगा कि अचल संपत्ति की बिक्री सबसे खराब है। वे बेचते हैं लेकिन उनके पास अपनी छोटी या बिल्कुल अचल संपत्ति नहीं है। एक ब्रोकर के बीच एक बहुत अंतर है जो एक घर बेचता है और ब्रोकर जो निवेश बेचता है। और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा दलालों में सच है, जिन्हें अपने स्वयं के वित्तीय योजनाकार कहा जाता है। जैसा कि रूपक है, एक सच्चे राजकुमार को खोजने के लिए कुछ अप्रिय परिस्थितियां हैं। पुरानी लाइन को याद रखें, एनसाइक्लोपीडिया विक्रेता से न पूछें कि क्या आप अपना एनसाइक्लोपीडिया चाहते हैं। जब मैं एक जीवन में एक पेशेवर विशेषज्ञ का साक्षात्कार करता हूं, तो मैं पहले देखता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत स्वामित्व और कितना कर भुगतान करते हैं और कितना कर भुगतान करते हैं। यह मेरे कर वकील और अकाउंटेंट पर भी लागू होता है। मेरे एक खाते मेरे अपने व्यवसाय का ख्याल रखते हैं। उनके पेशे का लेखा जोखा, लेकिन उनका व्यवसाय एक अचल संपत्ति है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था, एक छोटा व्यवसाय अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट को बदल दिया क्योंकि व्यवसाय हमारी पसंद के नापसंदगी का अंतर था। एक ब्रोकर खोजें जो आपको अपने दिल को अच्छा महसूस कराता है। कई दलाल आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और वे आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकते हैं। उन्हें निष्पक्ष रूप से उपयोग करें, तब वे आपके साथ भी व्यवहार करेंगे। यदि आप हमेशा सोचते हैं कि उनके आयोग को कैसे काट दिया जा सकता है, तो वे आपकी तरफ क्यों होंगे। यह एक सरल तर्क है। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रबंधन के कौशल में से एक लोगों को प्रबंधित करना है। बहुत से लोग केवल उन लोगों का प्रबंधन कर सकते हैं जो उन लोगों की तुलना में कम बुद्धिमान है जो उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि कार्यस्थल में एक अधीनस्थ कर्मचारी। मध्यम स्तर का प्रबंधक मध्यम स्तर पर रहता है, उच्च पदों पर नहीं बढ़ सकता है क्योंकि वे उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, लेकिन वे उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जो उन लोगों से काम करते हैं जो उनसे काम करते हैं। वास्तविक कौशल यह है कि वह तकनीकी शिक्षा में कुशल लोगों को संचालित और भुगतान करता है। यही कारण है कि कंपनियों के पास निदेशक मंडल है। आपके पास एक भी होना चाहिए, और यह वित्तीय बुद्धिमत्ता का एक परिचय है। 3. एक भारतीय दाता बने। कुछ भी दिए बिना कुछ पाने की क्षमता। जब पहला श्वेत उपनिवेशवादी अमेरिका आए, तो अमेरिकी भारतीयों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों को देखकर आश्चर्य की बात थी। उदाहरण के लिए, यदि एक उपनिवेशवादी ठंडा था, तो भारतीय उसे कंबल देंगे। उपनिवेशवादियों ने इसे एक उपहार माना, इसलिए जब भारतीय इसे धनवापसी चाहते थे, तो वे अक्सर परेशान थे। जब भारतीयों को पता चला कि उपनिवेशवादी इसे वापस नहीं करना चाहते हैं, तो वे शर्मिंदा थे। ये वह जगह है जहां भारतीय दाता शब्द उत्पन्न हुआ। एक साधारण संस्कृति गलतफहमी। नौकरी भी आशा भी कहा जाता है। यही कारण है कि निवेश से निवेश या निवेश इतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मेरे घर से थोड़ी दूरी पर मुझे एक अचल संपत्ति मिली जो 4 करीब थी। मुझे बैंक से $5 चाहिए था और मैंने अपनी बोली के साथ $5 कैशियर चेक दिया। उन्हें एहसास हुआ कि मैं ईमानदार था। अधिकांश निवेशक कहेंगे, क्या आपने बहुत कुछ किया है? क्या इससे बड़ा उधार लेना बेहतर नहीं होगा? जवाब इस मामले में है नहीं। मेरी निवेश कंपनी इसे सर्दियों की छुट्टी पर रखती है, जब पर्यटक बर्फ और मौसमी पक्षियों की तलाश में एरिज़ोना आते हैं। संपत्ति सूची की दुनिया में भारतीय दाता होना बिल्कुल आवश्यक है। फैंसी निवेशक का पहला सवाल यह है कि मुझे अपने पैसे कितनी जल्दी वापस मिल जाए। यही कारण है कि निवेश से निवेश या निवेश इतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मेरे घर से थोड़ी दूरी पर मुझे एक अचल संपत्ति मिली जो 4 करीब थी। मुझे बैंक से $5 चाहिए था और मैंने अपनी बोली के साथ $5 कैशियर चेक दिया। उन्हें एहसास हुआ कि मैं ईमानदार था। अधिकांश निवेशक कहेंगे, क्या आपने बहुत कुछ किया है? क्या इससे बड़ा उधार लेना बेहतर नहीं होगा? जवाब इस मामले में है नहीं। मेरी निवेश कंपनी सर्दियों की छुट्टियों पर इसका उपयोग करती है, जब पर्यटक बर्फ और मौसमी पक्षियों की तलाश में एरिज़ोना आते हैं। फिर $2.5 प्रति माह किराए पर लिया जाता है। अन्य बार केवल $5 एक महीने में किराए पर लिया जाता है। 3 साल के भीतर मुझे अपना नियमित पैसा वापस मिला।
अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जहाँ से मैं हर महीने पैसे कमाता हूँ। यही बात स्टॉक में की जाती है। अक्सर मेरे दलालों ने मुझे फ़ोन किया कि मैं एक विशेष कंपनी के स्टॉक में निवेश करता हूँ। उनके अनुसार कंपनी एक कदम उठाने जा रही है जो अपने स्टॉक की कीमतों में वृद्धि करेगी, जैसे कि नए उत्पादन की घोषणा। जब स्टॉक की कीमत बढ़ रही है तो मैंने अपने पैसे भी एक सप्ताह के लिए एक मैक के लिए डालते हैं। फिर मैंने अपना मूल पैसा उठाया। मैंने बाजार से परेशान नहीं किया, क्योंकि मेरा शुरुआती पैसा वापस आ गया है और यह अन्य संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा पैसा चला जाता है और फिर लौटता है और मैं लगभग निःशुल्क का मालिक है। ये सच है कि मुझे कई बार नुकसान हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ उस पैसे के साथ खेलता हूं जो मुझे खोने की क्षमता है। मैं कहूँगा औसतन 10 निवेशों पर मैं 2 चीज़ों में बहुत पैसा कमाता हूँ। कुछ भी 5 या 3 पर प्राप्त नहीं होता है और 2 या 3 खो जाते हैं। लेकिन मैं अपने नुकसान में निवेश किए गए धन तक सीमित हूँ। जो लोग जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं वे अपना पैसा बैंक में रखते हैं। लंबे समय तक छोटी बचत कुछ बचत नहीं होने से बेहतर। लेकिन पैसे वापस पाने में लंबा समय लगता है और ज़्यादातर मामलों में आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। वे पहले टोस्टर देते थे लेकिन आजकल ये कम देता है। मैं प्रत्येक निवेश में कुछ मुफ्त प्राप्त करना चाहूँगा। एक कॉन्डोम, एक छोटा गोदाम, खाली जमीन का एक टुकड़ा, एक बड़ा घर, एक स्टॉक शेयरिंग, एक कार्यालय भवन आदि। और इसमें न्यूनतम जोखिम होना चाहिए। बहुत सारी किताबें हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं, मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मैकडॉनल्ड्स के प्रसिद्ध रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी में बेचते थे, इसलिए नहीं कि वह हैमबर्गर से प्यार करता था, क्योंकि वह फ्रेंचाइजी की अचल संपत्ति मुफ्त में चाहता था। इसलिए बुद्धिमान निवेशक को अधिक 2 से अधिक उम्मीद करनी चाहिए। अपने पैसे वापस पाने के बाद आपको उस संपत्ति को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है जो आपको मुफ्त मिलती है, और वित्तीय बुद्धिमत्ता की पहचान है। 3. धन की संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति लग्जरी है। मेरे एक दोस्त के बेटे ने खर्च करने की बुरी आदत विकसित की। बमुश्किल सिर्फ 5 साल की उम्र में वह स्वाभाविक रूप से खुद की एक कार चाहता था। वह इस बात का बहाना कर रही थी कि उसके सभी दोस्तों के माता पिता ने अपने बच्चों को कारें दीं। लड़का पैसे के साथ एक सीधी कार खरीदने के लिए अपनी बचत का उपयोग करना चाहता है। उस समय उसके पिता ने मुझे बुलाया। आपको क्या लगता है कि उसे करने देना चाहिए, या अन्य माता पिता की तरह हम उसे एक कार खरीदेंगे? उद्धरण चिन्ह। मैंने जवाब दिया, ये थोड़े समय के लिए तनाव को दूर कर सकता है, लेकिन आप उसे लंबे समय से क्या सिखा रहे हैं? क्या आप अपने बेटे को इस कार के मालिक होने की तीव्र इच्छा का उपयोग करके कुछ नया सिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही रोशनी अचानक चली गई, वह जल्दी से घर चला गया। 2 महीने बाद मैं फिर से दोस्त से मिला। मैंने पूछा, क्या आपके बेटे को नई कार मिली? नहीं, यह नहीं मिला, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3000 दिए। मैंने अपने कॉलेज के पैसे के बजाय अपने पैसे का उपयोग करने के लिए कहा। उद्धरण। ठीक है, यह आपकी उदारता की पहचान है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस पैसे के साथ एक शर्त भी है। मैंने कुछ और सीखने के लिए आपकी सलाह की तरह अपनी कार खरीदने की गहन इच्छा का इस्तेमाल किया। उद्धरण। क्या हालत थी? मैंने पूछ लिया। पहले हमने फिर से आपके कैश फ्लो गेम की मदद ली। हमने इसे खेला, हमने बुद्धिमान धन के उपयोग की लंबी चर्चा की। मैंने तब उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल और कुछ अन्य स्टॉक मार्केट बुक्स का सब्सक्राइबर दिया। सिंगल क्वोट। तब क्या हुआ? मैंने पूछा, आपको क्या मिला? मैंने उसे $3000 की कार से कहा, लेकिन वह सीधे कार नहीं खरीद सकता था। वह स्टॉक का उपयोग कर सकता है और इसे एक बार बेच सकता है, और जब वे $3000 से $5 कमा सकते हैं, पैसे और कारों का उपयोग कर सकते हैं, और शेष $3000 उसके कॉलेज फंड में जाएंगे। और परिणाम क्या है? मैंने पूछ लिया। उनके पास शुरुआती सौदा का भाग्य था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था उसे खो दिया। तब उसका उत्साह वास्तव में बढ़ गया। आज उन्हें $20 का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका उत्साह बढ़ गया। मैंने जो किताबें खरीदी और यह सब पढ़ा और पुस्तकालय में जाकर अधिक किताबें लाईं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल संकेतक की तलाश में एक चुलबुली की तरह गिरता है। अब वह MTV के बजाय CNBC देखता है। उनके पास केवल $5 बचे हैं, लेकिन उनका उत्साह और शिक्षा अब आसमान छू रही है। वह जानता है कि अगर वह उस पैसे को खो देता है तो उसे 2 और वर्षों तक चलना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वह ऐसा नहीं सोचता। अब भी ऐसा लगता है कि उसे कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है, क्योंकि उसके पास एक खेल है कि वह अधिक मज़ेदार है। क्या होगा हालांकि सभी धन दरें? मैंने पूछ लिया। स्थिति को समझने की व्यवस्था की जाएगी। मैं इस उम्र में उसे खो दूंगा। हमारी सारी उम्र खोने के सभी जोखिमों को खोना बेहतर है, और मैंने उनकी पढ़ाई पर खर्च किए गए $3000 से अधिक का उपयोग वास्तविक शिक्षा में किया जा रहा है। वह जो सीख रहा है वह उसे जीवन भर मदद करेगा, और ऐसा लगता है कि उसके पास अपने पैसे के लिए एक नया सम्मान है।
मुझे लगता है कि उसे अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को पहले एक शुल्क दें। जैसा कि मैंने अनुभाग में कहा था, बेहतर है कि अमीर बनने की कोशिश न करें यदि कोई व्यक्ति आत्मक कार्य की शक्ति में कुशल नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखित रूप में संपत्ति सूची से नकदी प्रवाह बनाने की प्रक्रिया सीधी है, लेकिन पैसे की मानसिक सहिष्णुता बहुत मुश्किल है। आज के उपभोक्ता वस्तुओं में बाहरी प्रलोभनों को उड़ाना बहुत आसान है। खराब मानसिक सहिष्णुता के कारण वह पैसा सबसे कम बाधा में बहता है। ये वित्तीय संघर्ष और गरीबी का कारण है। मैं सार्थक बुद्धिमत्ता की संख्या का एक उदाहरण देता हूं, जिसमें वर्ष की शुरुआत में 100 लोगों को पैसे के माध्यम से अधिक धनराशि बनाने की क्षमता की व्याख्या करने के लिए, मेरी राय में, वर्ष के अंत में उन लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं बचा है। वास्तव में बहुत से लोग पैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, वीसीआर खर्च करते हैं और छुट्टियां बिताते हैं और छुट्टी खर्च करके अपना ऋण बढ़ाते हैं। 5 लोग 5% से $5 से 5% बढ़ा सकते हैं। 5 लोग इसे $25,700 से 1 मिलियन तक बढ़ा सकते हैं। हम एक पेशे को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरी राय में ये सीखना महत्वपूर्ण है कि पैसे के साथ आपके लिए कैसे काम करना है। और पांचों की तरह मुझे शानदार जीवन पसंद है। अंतर यह है कि कुछ धीरे धीरे लग्जरी सामान खरीदते हैं। ये पड़ोसी की ओर मुड़ने का जाल है, जिसे कीप अप वाइथ डिजोनस कहा जाता है। जब मैं एक छिद्र खरीदना चाहता था तो सबसे आसान तरीका यह था कि बैंकर को उधार लेने के लिए कॉल किया जाए। एक डायर पुस्तक चुनने के बजाय मैंने संपत्ति की वृद्धि की सूची का चयन किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। आदतें। मैं अपनी सार्थक निर्दोष प्रतिभा में निवेश करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में वो बिलिस की इच्छा का उपयोग करता हूं। आजकल हम ऋण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हम में से अधिकांश पैसे बनाने पर न देखें। ये थोड़े समय के लिए आसान है, लेकिन ये लंबे समय तक मुश्किल है। इस बुरी आदत ने हमें एक व्यक्ति के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में सेवन किया है। याद रखें, सरल मार्ग अक्सर मुश्किल हो जाता है और मुश्किल रास्ता अक्सर सबसे आसान तरीका होता है। जितनी जल्दी आप अपने आप को और अपने प्रियजनों को पैसे या प्रभु के मालिक के रूप में प्रशिक्षित कर सकते हैं, उतना ही बेहतर। पैसा एक शक्तिशाली बल है। दुर्भाग्य से लोग उनके खिलाफ पैसे की शक्ति का उपयोग करते हैं। यदि आप वित्तीय बुद्धिमत्ता में कम हैं, तो पैसा आप पर शासन करेगा, आपकी तुलना में बुद्धिमान हो जाएगा। और अगर पैसा आपकी तुलना में बुद्धिमान है तो आप जीवन भर काम करेंगे। धन का स्वामी होने के लिए आपको पैसे से बुद्धिमान होना चाहिए। तब पैसा कहा जाएगा, क्योंकि यह कहा जाएगा। आपके शब्दों का पालन करेंगे। पैसे का गुलाम होने के बजाय आप इसके स्वामी होंगे। ये वित्तीय बुद्धिमत्ता की पहचान है। 3. नायक की आवश्यकताएं। पौराणिक कथाओं की शक्ति। जब मैं छोटा था तो मैं विली मेस, कारोन, योगी बेरा का बहुत सम्मान करता था। मैं उनके बारे में एक उच्च विचार करता था। वे मेरे नायक थे। जब मैं एक बच्चा था तो मैं लिटिल लीग खेलने पर उनके जैसा ही होता था। मैंने अपने बेसबॉल कार्ड पर संग्रहीत संपत्ति की तरह देखा। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। मुझे उनके आंकड़े पता थे, आरबीरा, उनकी बल्लेबाजी का औसत, उन्हें कितना मिलता है और वे कैसे बड़े होते हैं। मैं सब कुछ जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। जब भी मैं 5 या 6 साल की उम्र में पहले आधार या कैचर खेलने या खेलने के लिए अपने अस्तित्व को भूल जाऊंगा। मैं या तो एक योगी था या लटका हुआ था। ये सीखने का एक शक्तिशाली तरीका है कि हम बड़े होने के लिए खो दें हमारे नायकों को खोना। हम अपनी सादगी खो देते हैं। आजकल मैं छोटे लड़कों को घर के पास बास्केटबॉल खेलते हुए देखता हूं। उनके पास अदालत में एक छोटा जॉनी नहीं है। वे माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड बन जाते हैं। नायकों को इमेजिन करना या उनके समान होने की कोशिश करना शिक्षा का एक शक्तिशाली तरीका है। और इसीलिए जब वह जे सिम्पसन जैसा कोई व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है, इतना शोर पैदा होता है। यह एक कोर्ट रूम ट्रायल से बहुत बड़ा है। यह एक नायक का पतन है। एक नायक का पतन जिसके साथ लोग बड़े हो गए हैं, ने उसे श्रद्धा की सीट बना दिया है और वह उसके जैसा बनना चाहता है। अचानक हम अपने सम्मानित व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे अपना नया नायक मिला। मेरे गोल्फ हीरो पीटर जैक बोशान, फ्रेड कपलर्स और टाइगर वुड्स। मैं उनके चमगादड़ की नकल करता हूं और उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता हूं। फिर से डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रोजर जैसे नायक हैं। मेरे बेसबॉल नायकों ने एरी और आरबीआई को याद किया था। इसी तरह वे अब अपने आंकड़े जानते हैं। मैं इस बात का पालन करता हूं कि वॉरेन बफे क्या निवेश कर रहे हैं, और मैंने बाजार के बारे में सब कुछ पढ़ा। मैंने पीटर लिंच की पुस्तक पढ़ी ताकि उनके स्टॉक को नामांकित करने की विधि को समझ सके। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ा और यह समझने की कोशिश की कि उसने कैसे रोक दिया या कोशिश की। जब मैंने बल्लेबाजी की तो मैं अपने अंदर नहीं होता।
इसी तरह जब मैं बाजार या सौदेबाजी करता हूँ तो मैं अपने ज्ञान में एक ट्रम्प की तरह काम करता हूँ। या जब मैं एक ट्रे का विश्लेषण करता हूँ तो मैं पीटर लिंच को देखता हूँ। एक नायक के रूप में हम अपार प्रतिभा का उपयोग करते हैं, लेकिन नायक सिर्फ हमें सबसे अच्छा नहीं देते हैं, नायक मामले को सीधे दिखाते हैं। ये सरल हमें दिखाने से हमें उनकी तरह ही होना सिखाता है। अगर वे कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। निवेश के संदर्भ में कई लोग इसे कठिन बताते हैं। इसके बजाय एक नायक को ढूंढना आवश्यक है जो इसे बस समझाता है। 3. सिखाएं और आप कर सकते हैं, क्षमता और शक्ति देने की शक्ति। मेरे 2 माता पिता शिक्षक थे। मेरे अमीर पिता ने मुझे एक दाता बनने की आवश्यकता सिखाई, जिसका मैंने हमेशा पालन किया है। मेरे शिक्षित पिता ने बहुत समय और ज्ञान दिया, लेकिन कभी पैसे नहीं दिए। जैसा कि मैं कहता हूँ, वह आमतौर पर कहता था, जब मुझे अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती है तब मैं दे दूंगा, और अतिरिक्त पैसा शायद ही कभी था। मेरे अमीर पिता ने पैसे के साथ पैसे दिए। उन्हें देने में दृढ़ विश्वास था। यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको पहले दिया जाना चाहिए, उन्होंने हमेशा कहा। जब उसके पास कम पैसा था तो वह या तो चर्च में था या उसने अपना प्रिय दान कर दिया होगा। मैं आपसे एक विचार करना चाहता हूँ। जब भी आप कम पैसे का मतलब रखते हैं या आपको कुछ भी चाहिए जो आप पहले से चाहते हैं, उसे दें, यह आपके पास वापस आ जाएगा। ये सभी सम्मानों, हंसी, प्यार, दोस्ती पर लागू होता है। मुझे पता है कि लोग इसे अक्सर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा मेरे मामले में काम करता है। मैं आपसी विनिमय की सच्चाई में विश्वास करता हूँ, और मैं वही देता हूँ जो मुझे चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई बार वापस आता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बेचा जाए, इसलिए मैं दूसरों को कुछ बेचने में मदद करता हूँ और मेरी बिक्री भी बढ़ जाती है। मैं संचार बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरों के संचार को बढ़ाने में मदद करता हूँ और जादू की तरह मेरा संचार बढ़ता है। मैंने कई साल पहले एक बात सुनी थी, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को देने की आवश्यकता है। मेरे अमीर पिता अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीरों की तुलना में अधिक लालची होते हैं। उसका मतलब था कि एक आदमी ने समृद्ध चीज़ को दूसरे को दे दिया। मेरे जीवन में इन सभी वर्षों में मुझे कुछ चाहिए था या मेरे पास पैसे या मदद की कमी थी, मुझे अपने दिमाग में वही मिलता है जो मैं चाहता हूँ और मैंने इसे पहले देने का फैसला किया। और जब भी मैंने इसे दिया, ये हमेशा वापस आ गया है। यह मुझे उस कहानी की याद दिलाता है जहाँ एक आदमी एक भयंकर सर्दियों की रात को अपने हाथ में लकड़ी में बैठा है और स्टोव पर चिल्ला रहा है, यदि आप मुझे गर्म करते हैं तो मैं आपको एक लकड़ी दूंगा। और याद रखें, जब पैसे, प्रेम, खुशी, बिक्री और संचार का संदर्भ आता है तो आप जो चाहते हैं वह एक दिन होगा और यह सैकड़ों वापस आ जाएगा। कई बार बस मैं क्या चाहता हूं और अपनी वांछित वस्तु कैसे दें, विचार का विचार उदारता की एक धारा खोलता है। जब भी मुझे लगता है कि लोग मुझ पर हंस नहीं रहे हैं तो मैं हंसने लगता हूं और सभी को बधाई देता हूं, और अचानक मेरे चारों ओर हंसी को एक जादू के स्पर्श की तरह देखता हूं। ये सच है कि आपकी दुनिया सिर्फ दर्पण में आपका प्रतिबिंब है। तो मैं कहता हूँ, सीखो और तुम मिल जाओगे। मैं देखता हूँ कि जितना मैंने उन लोगों को सिखाया है जो सीखना चाहते हैं, मैं जानकार हो गया हूँ। यदि आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाएं। आपको अपने अंदर नए विचारों और परस्पर विरोधी विचारों की एक धारा मिलेगी। समय समय पर ऐसा हुआ है जो मैंने दिया लेकिन कुछ भी वापस नहीं आया, या मैं नहीं चाहता था कि मुझे क्या मिला, लेकिन इसे देखकर और मेरे दिल में खोज करके मुझे पता चला कि इन मामलों में मैं कुछ उम्मीद कर रहा था, मैं सिर्फ नहीं दे रहा था। मेरे पिता ने शिक्षकों को सिखाया और वह खुद सबसे अच्छी शिक्षा में से एक बन गए। मेरे अमीर पिता ने हमेशा युवा लोगों को व्यापार सिखाया। अब पीछे देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके ज्ञान की उदारता ने उन्हें अधिक बुद्धिमान बनने में मदद की। इस दुनिया में कई शक्तियां हैं जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। वहां आप खुद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस शक्ति की मदद से ये सीधा है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको उदार होना होगा और फिर शक्ति आपके लिए उदार होगी। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे।